दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। सबसे पहले मैं आप लोग सभी का शॉर्ट फिजिकल फिटनेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारे पास सबसे नजदीक एग्जाम आया है तो बिहार पुलिस का आया हुआ है। एक्चुअल में बिहार पुलिस का क्लास मैं 1 जुलाई से स्टार्ट करना था, लेकिन किसी कारणवश मैं लेट हो गया तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। बट मैं आज से स्टार्ट करूँ, यानी कि 2 जुलाई 24 से। तो मैं चाहता हूँ लगातार आपका क्लास अपडेट करते रहूं, जिससे कि आपका प्रिपरेशन में सहायता हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन ये लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? प्राचीन नाम का मतलब है कि इसी 4 जो द्वीप है, इसमें से किसी द्वीप को सैंडविच द्वीप कहा जाता था। तो उसी का नाम हमें मालूम करना है कि कौन सा द्वीप है जिसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि द्वीप होता क्या है, महाद्वीप क्या होता है। तो हमें अगर इस चीज का जानकारी नहीं होता है तो हम जानकारी के कमी के कारण हम क्वेश्चन सही समझ नहीं पाते हैं और जानते हुए भी गलती करके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि द्वीप होता क्या है। तो द्वीप दोस्त, सबसे पहले ये अपना पृथ्वी है। पृथ्वी गोल है, हम लोग जानते हैं। इस पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर जल ही जल है, जहां पर रेगिस्तानी है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पे जंगल झाड़ है। तो दोस्तों, हमारे सामने जो वर्ड आया है द्वीप, द्वीप का एक संक्षिप्त भाषा है जिसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। एक सिंपल फंडा है कि जल के बीच में उभरा हुआ को हम द्वीप कहते हैं। मतलब इसका सार ये हुआ कि वह भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, एक छोटा, उसे हम द्वीप कहते हैं। और जो उससे बड़ा भाग होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो हम सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन हो, हम एक क्वेश्चन से आपके पास 5 क्वेश्चन सोल्व होंगे, बट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां पे आप विशेष ध्यान दें। अगर मैं चाहता तो इसको 1 सेकंड में बता देता आपको कि क्वेश्चन नंबर बी हवाई द्वीप, बट आपको ये समझ नहीं आता कि द्वीप होता क्या है, तब तक आपका क्वेश्चन माइंड में सेट नहीं होता, यानी कि सही जगह नहीं बना पाता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया हवाई द्वीप। समझ गए? जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपको सोल्व किया, उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? अब दोस्त, निर्यातक और आयातक शब्द का आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कह क्या रहा है, करना क्या है। निर्यात मतलब देना, आयात मतलब लेना। देसी भाषा में हम निर्यात कर रहे हैं मतलब किसी को हम दे रहे हैं, आयात कर रहे हैं मतलब किसी को आ रहा है। आयात का मतलब, आयात का शाब्दिक अर्थ समझना, आयात मतलब आ रहा है मेरे पास, तो आयातक। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? मैंने क्या चीज देता है देशों को, विदेशों को, व्यापार संबंधित या किसी भी प्रकार से कोई भी एक देश से अपना कोई सामान दे रहा है तो उसको निर्यातक बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहला है ग्रेनाइट, कपड़ा, खिलौने, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त, भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा कपड़े का निर्यातक करता है और सबसे ज्यादा आयात किसका करता है? कच्चे तेल का। ये भी क्वेश्चन हमको माइंड में रखना है। सबसे बड़ा निर्यातक कपड़ा हुआ और सबसे ज्यादा आयातक कच्चा तेल या उससे संबंधित कोई भी चीज हो। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? सबसे पहली बात, विविधताओं का मतलब होता है कि
वहां पे अनेक संस्कृति है, अनेक धर्म है, अनेक भाषा है, और वहां पे अनेक तरह तरह के साइंटिस्ट हैं, दिमाग वाले बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, उनको बोलते हैं विविधताओं। मतलब वहां पे बहुत सारी धर्म है, भाषा है, जिसको सब मिला के ज्ञान है, विज्ञान है, उसको बोलते हैं विविधता। दोस्तों सबसे पहली बात, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीप का मतलब महाद्वीप जिसे ऑप्शन नंबर 1 एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अफ्रीका। तो जहां पे हम भारतवासी निवास कर रहे हैं, हम भारत किस महाद्वीप में हैं? तो एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप पूरे विश्व में एक ऐसा महाद्वीप है जहां 1600 भाषाएं बोली जाती है। 1600 भाषाएं। इनका कल्चर बहुत अलग अलग होता है। यहाँ पर अनेक धर्म है। सारे को मिला के सबसे ज्यादा मतलब विविधता माने अनेक गुण, ज्ञान, विज्ञान सहित सब कुछ सर्वसंपन्न हो, तो वैसा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया पहला, एशिया महाद्वीप। जैसे कि आपने देखा कि एशिया महाद्वीप में 1600 भाषा बोली जाती है। तो ठीक है दोस्तों, विविधताओं का अर्थ आप समझ पाओगे तभी आप इसका आंसर राइट दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? पहला है डॉक्टर विक्रम साराभाई, दूसरा डॉक्टर जेसी बोस, तीसरा डॉक्टर सीवी रमन, चौथा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अपने देश में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं। इस 4 ऑप्शन में एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार पर भारत रत्न भी दिया गया है। एक्चुअल में भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार और भी वैज्ञानिक को दिया गया है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन है इसमें से एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहली बात, हमने 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो इसको आप, तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे साथ आ गया क्वेश्चन नंबर 5। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? दोस्त सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र होता क्या है क्या चीज, उसका सदस्य क्यों बना, उससे क्या उसको फायदा है, या पूरा देश को या पूरा विश्व को क्या फायदा है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जब राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। यानी मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, तो बहुत सारे देश ऐसे थे एक दूसरे पे हड़प नीति से दूसरे देश को कैप्चर कर रहे थे। यानी वहां पे नियम नीति ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं था। तो उसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध पश्चात 1920 में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। लेकिन राष्ट्र संघ का कमांड कंट्रोल प्लस आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पकड़ अच्छी नहीं थी, जिससे कि जब देश में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, जब वो कंट्रोल हो गया था, तब पर भी देश को नियंत्रित नहीं कर पाए थे।
तो उनकी विफलता के बाद 24 अक्टूबर 1945 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य काम है कि अपने जितने भी देश हैं सारे देश को एक मैसेज जाता है कि आप अनलीगल बिना गलती के दूसरे देश को आप सता नहीं सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर नियम नीति विधि से बाकी देश कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों मैंने सिर्फ देसी भाषा में बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है। उसका मुख्य काम है जितने भी देश हैं एक दूसरे देश का, चाहे बराहाकमन हो, चाहे गृह युद्ध हो, या किसी प्रकार से अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसका कंट्रोल किस हाथ में है? यूएसओ में, कि आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग निजी अदालत यानी गांव में करते हैं, गांव में झगड़ा होता है तो हमारा निपटारा कौन करता है? सरपंच। जस्ट लाइक सेम देशों का जो किसी का कोई दिक्कत हुआ उससे निपटारा कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो एरिट्रिया जो है 1993 में उसका क्या बन गया था? 112वां सदस्य, वो भी जुड़ गया कि आपको जो नीति पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, इस सब की भलाई है। तो दोस्तों तो वो रहा है कि किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो एरिट्रिया जो है अफ्रीका में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर 2 क्लियर हुआ। दोस्तों एरिट्रिया कहां स्थित है? अफ्रीका में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होता है? आधिकारिक दूरी का मतलब ये होता है कि आपके एक एक गज का मायना होता है। एक होता है लमसम, एक होता है लगभग, एक होता है अप्रोक्स। तो उस पर भी ध्यान देना है। आधिकारिक दूरी मतलब एग्जैक्ट कि कितना दूरी होता है। सिर्फ मील नहीं बोलना है कि 20 मील हो गया, 26 मील और 385 गज, 23 मील, 123 गज, चौथा है 29 मील और 199 गज। यानी कि आपको गज में बताना है। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले वो भी समझना है, तो उसके बारीकी से ध्यान दीजिएगा, खासकर मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी। आधिकारिक दूरी एग्जैक्ट आपको समझा दिया मैंने। आधिकारिक दूरी की मतलब एक एक फीट का मुआयना उसमें होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 मील और 385। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों सबसे पहली बात, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये है क्या चीज, कहां पर है, कैसे स्थित है? उस स्थिति में क्या ये तीनों रेखा को, कौन ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा गुजरती है? अब सबसे पहले समझाऊंगा। पृथ्वी है, बीच वाली लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। मतलब सॉरी, बढ़िया से वीडियो नहीं बोला नहीं पढ़ पाया, तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं। मतलब जो ये पृथ्वी है इसके बीच बीच जो रेखा जाती है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसके ऊपर एक होता है कर्क रेखा, इसके नीचे क्या होता है? मकर रेखा। ये होता है कर्क रेखा, ये होगा भूमध्य रेखा, ये होता है मकर रेखा। दोस्तों तो ये जो पृथ्वी है इसी में अपना सातों द्वीप स्थित है। अब वो एक ऐसा सातों द्वीप में एक द्वीप ऐसा है जो तीनों रेखा के बीच में स्थित है, जो कि इस टाइप से है। आप देख सकते हैं कि मकर रेखा में भी स्थित हो गया इसका एरिया, भूमध्य रेखा में भी हो गया और कर्क रेखा में भी हो गया। तो जस्ट लाइक वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा
गुजरती है। तो इसका सटीक आंसर है अफ्रीका। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आ गया अभी अपना 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, मैथ का भी क्वेश्चन आ गया। तो मैं सोचता हूं कि मैं आपको इससे भी रूबरू करा दूं, जिससे कि छोटा मोटा मैथमेटिक्स भी बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में हर एक एक नंबर का बहुत मायना होता है। दोस्तों अभी यहाँ आया है क्वेश्चन नंबर 8 में 1080, 360, क्वेश्चन मार्क 60, 30, 10 और 5। जहां पर क्वेश्चन मार्क में यहाँ कौन सा संख्या आएगा, तो इसको हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो ऐसे बोलते हैं 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। अब 60 के बाद क्या आएगा, यहाँ हमारा ब्रेक हुआ। तो हम इसको एक सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि यहां पे देखिए 2 बार, यहां पे देखिए 3 बार, अब फिर यहां पे देखिए 2 बार है, यानी कि 2 3 2 की श्रेणी में जा रहा है। तो आप यहां से यहां भी लगा दे सकते हैं। तो इससे दोगुना 10, 10 से तीगुना 30, 30 से दोगुना 60। अब आएगा 3 गुना, तो 60 इंटू 3, यहां पे कितना आएगा 180। 180। अब आगे वाला श्रेणी को चेक करते हैं। 180 दूनी 2 आ गया, 360, 360 3, यानी कि इसका जो क्रम था 2 3 2 3 2 3 से क्रमागत संख्या एडजस्ट हो रहा था। तो इसको हमने अब सामने सोल्व किया। कैसे? 5 का 2 बार पहाड़ा पड़ा तो 10 हुआ, 10 का 3 बार पढ़ा तो 30 हुआ, 30 का 2 बार पढ़ा तो 60 हुआ, 60 का 3 बार पढ़ा 180 हुआ, जहां पे क्वेश्चन मार्क था 180। 180 के 2 बार पढ़ा 360, और 360 के 3 बार 1080। तो हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। हमने इस क्वेश्चन सोल्व करते हुए ध्यान दिया कि हमें यहां पर जो 180 है आया हमारे पास, जहां पर क्वेश्चन मार्क था, तो किस प्रकार से आया है। जब भी आप कोई भी इस तरह से संख्या जो लुप्त होता है उसको आपको ज्ञात करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 संख्या अगर पकड़ में आ गया है, या तो गुना है या घटाव है या जोड़ है या वर्ग करते हुए 2 जोड़ रहा है या घटाते हुए कर रहा है, तो उस बात को बहुत ही बारीकी से हमें पकड़ना है कि अंक आया तो कैसे आया, उसमें क्या उन्होंने माइंडसेट किया है। दोस्तों हमने इसको पकड़ लिया कि 2 3 का गुना करते हुए 1080 आया, और जहां पे क्वेश्चन मार्क था वहां पे 180 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, महेंद्रगिरी खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत श्रृंखला? दोस्तों जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली बात आप अपने इंडिया का मैप माइंड में लेके आना कि पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, सतपुड़ा के जंगल कहां पर है और हिमालय पर्वत किस ओर स्थित है। अगर आपको ये बेसिक पता है तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। और मोटा मोटा जो ऊंची चोटी है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, खास करके आप जब कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो। तो यहां पर महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जैसे हम लोग जानते हैं जब देश आजाद होगा तभी सर्वोच्च न्यायालय बनेगा। भारत के पूछ रहा है, इस बात को समझना है, आजादी से पहले नहीं पूछ रहा है, आजादी के बाद की बात है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1954,
15 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950। तो दोस्त इसका याद करने सिंपल तरीका है, जिस दिन देश आजाद हुआ और हमारा संविधान उसके बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसी समय हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गया था। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में अब घुमा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ, दैट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि इसका उद्घाटन कब हुआ, तो जस्ट 2 दिन जोड़ देना। 2 दिन के बाद क्या हुआ, 26 उद्घाटन, अट्ठाईस जनवरी 1950। तो ये भी आप माइंड में रख लेना, ठीक है दोस्त, ये आपको काम आएगा। स्थापना और उद्घाटन में फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 आप देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 टू सूची 2 को। तो हम इसमें बहुत ही बारीकी से समझना है कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है देश है, आप कभी ये मत सोच लेना कि अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाना अपना इंडिया में, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको समझना है कि क्या कह रहा है। तो थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि उगते सूरज की भूमि कौन है, कोरिया, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, भूटान। उगते सूरज की भूमि, तो सबसे पहला ऑप्शन जापान को बोलते हैं उगते सूरज की भूमि, यहां हो गया ए। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि का देश, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि मतलब वो ऐसा देश है जहां पर मध्यरात्रि को भी सूर्य भगवान कभी कभी नजर आ जाते हैं, इसीलिए उसको मध्यरात्रि सूर्य भूमि कहा जाता है। तो कौन सा देश है दोस्त, नॉर्वे। हजार झीलों की भूमि, एक ऐसा देश है जहां 1000 झील, वहां झीलों की कमी नहीं है और 10,000 से ऊपर झील है, उस देश का नाम है फिनलैंड। सी, वज्र की भूमि, वज्र मतलब क्या होता है, जैसे हमारा थंडरिंग रहता है, हम लोग उसके हिंदी में एक्चुअली वज्र बोलते हैं, ठंडी को ही वज्र बोलते हैं, वज्र कोई अलग चीज नहीं है। तो आपको समझना है कि वज्र की भूमि यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा गिरता है। उसका रीजन क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है या वहां पर कुछ ऊंची वजह से अगर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां पर क्या ठंडी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वज्र की भूमि का देश कौन सा, भूटान। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले देखिए तीसरा उगते सूर्य भूमि जापान, 3 नंबर यहां भी है, यहां भी है, तो इसका मतलब ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। सबसे पहला ऑप्शन, अच्छा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मध्यरात्रि की भूमि नॉर्वे चौथा, यानी कि चौथा नंबर यहां से यहां आ गया। तो दोस्तों ये भी आपका खत्म हो गया। अब आपका ऑटोमेटिक आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब तीसरा चौथा मिल गया तो दूसरा और पांचवा भी ऑटोमेटिक उसका सेट हो जाता है दोस्त। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी कि हर एक देश जो होता है, हर देश का संविधान अलग तरह के होते हैं। तो जो भारत का संविधान है, संविधान का मतलब क्या आता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार परिभाषित करना चाहता हूं। संविधान का मतलब कि भारत देश को चलाने का सिस्टमेटिक क्या है, कैसे चलेगा, विधायिका कौन बनाएगा, न्यायपालिका कौन होगा, कार्यपालिका कौन होगा, ये तीनों मिलकर भारत का संविधान का पालन करते हैं, ठीक है, इसके अंग है। तो दोस्तों तो यही बोल रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, मतलब कैसे प्रेषित करता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर है राज्यों का संघ, जैसे जैसे राज्यों का संघ जैसे, तो इसका
करेक्ट आंसर राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, मतलब लागू किया गया? तो पहला ऑप्शन है 15 जून 2005, 20 अप्रैल 2008, 19 मार्च 2005, 15 जून 2006। सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम आया क्यों, ये होता क्या है। तो हम एक शॉर्टकट बात बताता हूं। सूचना का अधिकार का मतलब है लोग सशक्त को बढ़ाना, शक्ति देना किसी कार्य को, गवर्नमेंट के कार्य में पारदर्शिता लाना, और लोगों को अपना उत्तरदायित्व समझ में आना चाहिए, और करप्शन को मिटाना। इसका मूल भाव था सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने का। तो दोस्तों, तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, पहला ऑप्शन लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, डी ऑप्शन लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है। तो भाई सबसे पहले हमें यह समझना प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, प्रोटेम स्पीकर है क्या चीज। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, उसके अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। लेकिन आप प्रोटेम स्पीकर एक शब्द सुन के आप सोचते होंगे कि है क्या चीज, तो शॉर्ट में लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो चुनाव जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर देश की बात की जाए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और विधानसभा की बात किया जाए तो आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर दो स्तर में पाए जाते हैं, एक केंद्र सरकार में लोकसभा का जो होता है प्रोटेम स्पीकर उसका राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राज्य स्तर में विधानसभा में होता है उसका राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का विचार किसने दिया? मतलब कहने का अर्थ है कि भारत में भी एक संविधान बनना चाहिए। ये विचार उस वक्त है जब हमारा संविधान बना नहीं था, जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद एक इनका विचार मन में आया कि हमारा देश का अलग से संविधान बनना चाहिए। यानी जो पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है उसमें भी अमेंड करके अपना एक फ्रेश, एक बढ़िया संविधान बनना चाहिए। ये जो विचार था सबसे पहले आया अपना ऑप्शन नंबर 1 में आया बी आर अम्बेडकर, बी में आया सी राजगोपालचारी, सी में आया एम एन रॉय, और डी में के एम मुंशी। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है एम एन राय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? जब हमारा संविधान बना तो कुछ मूल कर्तव्य थे और कुछ मूल अधिकार हैं, जो कि आप संविधान में पढ़ सकते हैं। जो मूल कर्तव्य है वो बताया गया है कि किस भाग में है, तो हमें उसको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है भाग 5 में, भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 4 अल्फा में, या भाग 6 में। तो जो संविधान का मूल कर्तव्य है, जैसे एक हमें अपने परिवार में, हम लोग का एक मूल कर्तव्य है कि अपने परिवार को किस तरह से रखना है, वो ध्यान देना है, उनकी कमी को पूरा करना है, क्या करने से परिवार पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, कैसे रहना है, सब बातों को मूल कर्तव्य होता है। कि जैसे साफ शब्द में कहा जाए कि आप जहां पर रह रहे हैं ना, तो आप क्या कर्तव्य करना है, कौन सी ड्यूटी करनी है जो कि उससे संबंधित है, उसके बारे में आगे विस्तार से हम बताएंगे, क्लास लेंगे आपको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में। फिलहाल मैं आप साथ शॉर्ट बताता हूँ।
कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 4 अल्फा में, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले एक क्वेश्चन समझना है कि भुगतान संतुलन होता क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप आगे की बातों को समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले भुगतान संतुलन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। जो भुगतान संतुलन क्या होता है, जब कोई देश किसी देश में आयात और निर्यात करता है, लेकिन निर्यात कम करता है और आयात ज्यादा करता है, जिससे कि वहां का आर्थिक व्यापारिक उस देश को घाटे का सामना करना पड़ता है, यानी कि वहां पर हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। तो शाब्दिक अर्थ में मतलब हम कम देते हैं और ज्यादा लेते हैं, यानी कमाते हैं 2 रुपया और लाते हैं 6 रुपया, तो हमारे घर का बैलेंस बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। दोस्तों इसी प्रकार इसी बात को आप देश लेवल में सोचिएगा तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो चलो अब हम समझते हैं। पहला ऑप्शन, माल का निर्यात और आयात, चलो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता भुगतान वाला। सेवाओं का निर्यात और आयात, अगर आप माल दीजिएगा आएगा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेवाओं का निर्यात और आयात हो गया। तीसरा नंबर, आय प्राप्तियां और भुगतान, पैसा लिया उतना दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो चौथा नंबर है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, मतलब कि हम किसी भी चीज को पूंजी से खरीद रहे हैं ढेर सारा, हमारे पास उसका भुगतान बहुत कम हो रहा है, तो हमारे पास भुगतान बहुत कम हो रहा है, जिससे कि हमारा व्यापार घाटे में चला जाता है और देश वित्तीय संकट का सामना करता है। सो दैट सब बातों को समझना है और उसके बाद ही आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिस्सा नहीं है, सर पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और सोचें कहा क्या रहा है, इसका मांग क्या है क्वेश्चन का, उस बात को आप समझ जाइएगा तो आपको आधा क्वेश्चन कॉमन सेंस से सोल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको ये बात समझना है वो क्या कहां रहा है, क्या मेरे से जानना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। दोस्तों सबसे पहले दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में जितना भी आपूर्ति की है, जिस तरह से अगर हमारे घर में जो भी व्यवस्था चाहिए पूरा पूर्ति हो रहा है, उसका मांग में अधिक वृद्धि हो गया तो कीमत में समान स्तर में लग रहा वृद्धि को, तो कीमत बढ़ा देगा ऑटोमेटिक, देगा भैया खर्च ज्यादा है, ऐसे भुगतान हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए, हर कोई आदमी चाहता है 2 पैसा कमाए। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि छोटा सा आप एक कंपनी लो, उसके किसी तरह बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेबर चाहिए, खाने पीने का चाहिए, लिविंग एरिया चाहिए, इलेक्ट्रिक, सब कुछ चाहिए, और ये सब कुछ चाहिए तो उसका कहने मतलब है कि तुलना किससे कर रहा है, समग्र आपूर्ति की तुलना में हो रहा है कि मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गया तो कीमतों में सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि, छोटा छोटा कीमत बढ़ाते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है मांग जन्य मुद्रास्फीति, लगातार बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मंदी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। आप जब कॉमर्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मुद्रास्फीति क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है, लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति क्या होता है, आप बिल्कुल सही से समझ पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। मांग जन्य मुद्रास्फीति, सबसे पहला क्वेश्चन का पहला आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज करेक्ट, मांग जन्य मुद्रास्फीति, तो इसका हुआ मांग जन्य मुद्रास्फीति।
क्वेश्चन नंबर 19, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। सबसे पहले स्थानीय सरकार क्या होता है, जहां पे हम रहते हैं वहां पे जो सरकार है उसकी कमी क्या होती है। तो स्थानीय सरकार जो कमी होती है, सबसे पहले कमी क्या होता है, बुनियादी ढांचे की कमी होती है, कर्मचारियों की कमी होती है, या सिस्टम की कमी होती है। जहां पर कर्मचारी कम हो गया, बुनियादी ढांचा ठीक नहीं रहेगा, तो वहां पे हमारा स्थानीय सरकार के अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको क्वेश्चन को हम समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसको ऑप्शन देख के हम उसे समझना है। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होना, स्थानीय सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया, ये पॉइंट इससे मिलता जुलता है, राइट। तीसरा देखते हैं, स्थानीय सरकारों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी। चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों जैसे स्थानीय सरकार के अवगुण बता दिया मैंने कि संसाधनों की कमी और कर्मचारियों की कमी को हम इसको बोलते हैं सरकार के अवगुण। इन सारी बातों से चारों ऑप्शन ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर 2, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया, दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। जैसे आप समझ लीजिए कि स्थानीय निकाय चुनाव आ गया, तो इसका पावर किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। उसका एक इलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो हमारे को कंट्रोल करता है। लेकिन वो किसको स्थान करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदारी दे दिया जाता है। और वो क्या करता है कि निचले स्तर पर बुनियादी ढांचा कर्मचारियों की कमी की वजह से वो सही रूप से करता है, बट नहीं हो पाता है, लेकिन से वो काम कर लेता है। तो यही इसका आंसर हुआ, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर 2 उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय न्यायालय को, ऑप्शन नंबर 4 पंचायत को। तो क्वेश्चन पहले समझना है कि किसी भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थान कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी भेज सकता है, या डिस्ट्रिक्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है, या पंचायत को भेज सकता है। ये पावर किसे दिया गया है, ओनली फॉर वन उच्च न्यायालय को दिया गया था। तो इसका सबसे सुदृढ़ आंसर हुआ उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज ये मेरा आखिरी यानी कि 20 क्वेश्चन था मेरा, तो मैंने सोल्व किया और आप लोग को मैं बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश किया। अगर मैं चाहता तो 50 क्वेश्चन भी मारता, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग को इसको बहुत ही डीपली और विस्तार से समझाए हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन के पीछे 3-4 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। अब मेरे दोस्त सनी पटेल जी आए हैं, वो आपको कुछ बताएंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको हमारे सर ने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन करवाया, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि अभी कुछ ही दिन, अब मात्र आपके पास 35 दिन एग्जाम का बच रहा है साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम का। बिहार पुलिस एग्जाम का साथियों आपको मात्र 35 दिन बच रहा है। तो साथियों इस 35 दिन में हम लोग तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे और अच्छे मार्गदर्शन की तरह करेंगे, और अपने जो मतलब कि हमारे सर आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन करवाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन डेली चलता रहेगा साथियों, और डेली आपको अपलोडेड क्लास मिलेगा यूट्यूब पर। अगर चाहते हैं मतलब इस क्लास से जुड़ना और अपनी तैयारी को अच्छा बनाना, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आ जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, आपको पता चले कि हाँ वीडियो आ गया। तो डेली इस वीडियो से जुड़ने के लिए सौरभ फिजिकल एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए 35 दिन आपका बच रहा है मात्र बिहार पुलिस का। 35 दिन में एक दिन आज खत्म हो गया, अब 34 दिन आपके पास समय बच रहा है। तो हमारे जो यहाँ प्रैक्टिस सेशन का जो क्वेश्चन है 20, 25, 50 क्वेश्चन आपको डेली बताया जाएगा, 25 क्वेश्चन डेली, और आपको 35 दिन में अच्छा सटीक तरीके से अच्छी रणनीति बनाकर आपको सारा क्वेश्चन का विवरण दिया जाएगा। और जो देखिए एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक क्वेश्चन से आपको 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन का विवरण दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, बताएं कि हाँ सर क्लास कैसा लगा। अगर कुछ कमी वैसी है तो उसके बारे में सोचा जाएगा, बताया जाएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव।